Hello students, welcome to the Pioneer 360's video lectures. अगले लेक्चर में आप कुछ सीखने जा रहे हैं. सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें. थैंक यू. एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. एक रिएक्शन दिया जा रहा है आपको. इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी आपको फाइंड करना है. इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी आपको फाइंड करना है. ये आपका क्वेश्चन है और इसके लिए कुछ दिया हुआ है. क्वेश्चन में दिया हुआ है. क्वेश्चन में आपको दो ऐसे रिएक्शन दिए हैं बैलेंस्ड, जिसका डेल्टा एच अलग से दिया है. फॉर एग्जांपल 2 एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3 solid gives 2 FeS plus Al2O3S. इस रिएक्शन का डेल्टा एच दिया हुआ है स्टैंडर्ड, जो कि है आर होना चाहिए. आर इस रिएक्शन का डेल्टा एच है -847.6 किलो जूल. और एक रिएक्शन दिया है, वो है 2Al प्लस 3/2 O2 gives Al2O3S. और इसका डेल्टा एच दिया है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच दिया है -1670 किलो जूल. बस, दिस इज द क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट आई वांट यू टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन. So what we did to solve this equation is, इस इक्वेशन को सॉल्व के लिए मैंने इक्वेशन 1 को रिवर्स किया और इक्वेशन 2 के साथ ऐड किया. अब मेरे इक्वेशन में ये तो सब आ गया, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट तो मेरा डेल्टा एच है. तो जरा सोचो आप, डेल्टा एच पहले इक्वेशन का रिवर्स करूंगा तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस 847 हो जाएगा. और 847 के अंदर मैं इक्वेशन 2 को ऐड करूंगा, मतलब ये वैल्यू को प्लस करूंगा, तो ये डेल्टा एच मेरा इस रिएक्शन का जो आएगा वो कितना होना चाहिए. इक्वेशन 1 को रिवर्स किया, ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ सिर्फ फॉर योर इंफॉर्मेशन. पहले इक्वेशन का वैल्यू हो जाएगा 847.6, रिवर्स किया तो माइनस साइन चला गया, प्लस इक्वेशन 2 में वैल्यू माइनस है, ऐसा आएगा आपका. यानी आपका वैल्यू 847.6 माइनस 1670 आएगा. और ये होती है वैल्यू -822.4 किलो जूल. तो जो आपने रिएक्शन के साथ किया वही डेल्टा एच के साथ करो. अब आपको देखो क्या हो गया है. आपका जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे 2Fe है और कुछ चीजें दोनों साइड पे कॉमन है. कुछ चीजें दोनों साइड पे कॉमन है. क्या कॉमन है देखो, जो चीजें दोनों साइड पे कॉमन है वो कैंसिल हो जाती है. Al2O3 दोनों तरफ है, ये तो कैंसिल हो जाएगा. और क्या कैंसिल हो जाएगा, 2Al दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा. और अगर आप देखेंगे तो जो बच गया वही हमारा क्वेश्चन है. जो बच गया वही हमारा क्वेश्चन है. तो हमारे लिए हमारी मंजिल मिल गई ना, हमको क्वेश्चन का आंसर मिल गया. हमें जिस रिएक्शन का डेल्टा एच चाहिए था वो मिल गया. एक स्टेप में मिला है, सिर्फ एक स्टेप में. So very simple, please write down.
इस क्वेश्चन में मुझे ये करना है कि मेरे सामने एक इक्वेशन दिया है SiO2 प्लस कार्बन ग्रेफाइट गिव्स SiC प्लस 2CO, इसका डेल्टा H मुझे फाइंड करना है। उसके लिए मेरे सामने 3 इक्वेशंस दिए हैं और ये तीनों इक्वेशंस में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड पे चाहिए SiO2। ये SiO2 मेरा इधर है, पहले इक्वेशन में राइट साइड पे है, इसलिए मुझे इक्वेशन 1 को रिवर्स करना है। उसके बाद मेरा ग्रेफाइट है, मेरा ग्रेफाइट कितने मोल्स है? मेरे ग्रेफाइट के 3 लेफ्ट साइड पे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, कार्बन ग्रेफाइट 2 यहाँ पे है और तीसरे इक्वेशन में 1 है। सो वेरी क्लियर, मुझे इसको रिवर्स करके इन दोनों के साथ ऐड करना है। 2C और 1C ऐड हो जाएगा, 3C बन जाएगा। बस इतना देख के मैं ये कर सकता हूँ, रिवर्स इक्वेशन 1 एंड ऐड 2 and 3 into it। 2 और 3 उसमें ऐड कर दो। इक्वेशन 4 तो इसमें मैंने बनाया ही नहीं है, तो इतना ही करना है आपको, बस एक साथ आपको करना है, जो होगा देखा जाएगा। इक्वेशन 1 को मैंने रिवर्स कर दिया तो मेरे इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे आ गया SiO2। इक्वेशन 2 में ऑलरेडी 2 कार्बन है। ये डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक स्टेप पे, एक वक्त पे एक ही स्टेप करना चाहूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने सारे चीजों को लिख दिया, ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड वाली चीजें लिख दिया पहले, और उसी तरीके से राइट साइड पे मेरे आएगा SI, एक मिनट का संतोष करना, O2 प्लस 2CO प्लस SiC। ये सब राइट साइड पे आ गए, ये आ गया, ये आ गया और ये दोनों आ गए। अब बाकी सब अपने आप कैंसिल हो जाएगा, मुझे सिर्फ डेल्टा H का हिसाब लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन 1 को मैं रिवर्स करूंगा तो प्लस 911 हो जाएगा, फिर उसमें से 221 माइनस करेंगे, उसमें से माइनस 65.3 करेंगे और जो आएगा वो आपका आंसर होगा। सो प्लीज कैलकुलेट करो आप लोग। लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड स्पॉन्टेनियस मीन्स ऑन इट्स ओन, जो प्रोसेस अपने आप होता है, ऑन इट्स ओन होता है, जिसको कुछ करना नहीं पड़ता, नेचुरल, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज बेसिकली अ प्रोसेस विच इज इरिवर्सिबल। हमारे थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था, इरिवर्सिबल यानी जो नेचर में जितने प्रोसेस होते हैं वो सभी रिवर्सिबल होते हैं, जो अपने आप होते हैं, जिसमें ड्राइविंग फोर्स is much more than the greater opposing force. Everyone with me? thumbs up देते रहना, thumbs up देते रहना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की खास बात क्या है? नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया, इट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, अपने आप होता है, टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में होगा। जैसे एग्जांपल ले लो आप, एक हॉट बॉडी, अ हॉट बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विद अ कोल्ड बॉडी, एक प्रोसेस होने वाला है। इस प्रोसेस में क्या होने वाला है? हीट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। ये फ्लो होगा हीट का, एक डायरेक्शन में होगा, अपने आप होगा, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप हो रहा है, ऑन इट्स ओन, टेकिंग प्लेस ऑन इट्स ओन। इट कैन बी फास्ट ऑल्सो, इट कैन बी स्लो ऑल्सो। ये वाला रिएक्शन फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, क्योंकि ये अलग अलग तरह के प्रोसेस होते हैं।
यानी स्पॉन्टेनिटी के अंदर रेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। रेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रेट को महत्व नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि प्रोसेस अपने आप होता है कि हो नहीं होता, बस ये हमें देखना है। भले वो स्लो होता हो, भले वो फास्ट होता हो, एंड प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम, continues till it reaches equilibrium. इक्विलिब्रियम का मतलब ये हीट यहां से कोल्ड बॉडी में कब तक जाएगी, क्या परमानेंट जाएगी, या थोड़ी देर के बाद ये रुक जाएगा? क्या लगता है, ये होते रहेगा या थोड़ी देर बाद रुक जाएगा? आंसर इज दैट ये हीट का फ्लो एक पर्टिकुलर टाइम तक होगा। मान लो इसका टेम्परेचर 70 डिग्री था, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री था। एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, मान लो दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, कुछ 54.3 हो गया, और दोनों का टेम्परेचर सेम होने के बाद हीट ट्रांसफर नहीं होने वाली है। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स द रिएक्शन हैज स्टॉप्ड. So the process will always reach an equilibrium after some time, and after that it will stop. So after that the process is going to stop. So these are the, so how can we predict the spontaneity in thermodynamics? Is it possible for us to know whether the process will be spontaneous or non-spontaneous? Spontaneous का opposite होता है non-spontaneous. सो हमारे आगे टॉपिक यही है, हमें ये इंटरेस्ट है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, क्या हम ये बता सकते हैं? थर्मोडायनेमिक्स का सबसे बड़ा एप्लीकेशन यही है। थर्मोडायनेमिक ब्रांच की सबसे बड़ी अहमियत, इंपॉर्टेंस यही है दैट थर्मोडायनेमिक्स हेल्प्स यू टू प्रेडिक्ट द प्रोसेस, वेदर द प्रोसेस कैन टेक प्लेस और नॉट। ये होगा कि नहीं होगा। अभी कुछ प्रोसेस तो आप लोग मुझे डायरेक्टली बता सकते हो, सर ये नहीं होगा। जैसे मैं आपको पूछता हूं, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? बताओ, सब लोग चैट बॉक्स में भेजो, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? 2 3 4 5। ओके, यू आर राइट। आशिर ने बोला है स्पॉन्टेनियस, जुफ्शा ने बोला स्पॉन्टेनियस। आशीष और आशिर और जुफ्शा प्लीज आप वापस कंसिडर करो। हर्ष करनिया, आप बोल रहे हो कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, यानी अपने आप होता है, यानी आप बोल रहे हो कि पानी हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। आपकी बिल्डिंग में ऐसा होता है क्या? मुझे आपकी बिल्डिंग में आके देख। सम रिएक्शंस, कैन वी आल्सो प्रेडिक्ट रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ सम डेटा? हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास डेटा होता है डेल्टा एच का। तो मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है NaCl का, NaCl सॉलिड, नमक को मैंने ले लिया, पानी में डाल दिया। नमक को पानी में डालने के बाद देखा मैंने नमक डिसॉल्व हो गया, उसके आयंस अलग हो गए, और इस प्रोसेस में मैंने देखा डेल्टा एच की वैल्यू आई प्लस 3.9 किलो जूल पर मोल, यानी इतनी हीट रिलीज हुई, सॉरी एब्जॉर्ब हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इतनी हीट एब्जॉर्ब हो गई, इतनी हीट ले लिया उसने डिसोल्यूशन में। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? नमक का पानी में डिसॉल्व होना स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? नमक पानी में अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अपने आप होता है, नमक पानी में डाल दो अपने आप होता है, कुछ करना नहीं पड़ेगा।
अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आइस सॉलिड है, वाटर, अगेन इट विल एब्जॉर्ब सम हीट, हीट एब्जॉर्ब करेगा, बन जाएगा लिक्विड। ये प्रोसेस भी एंडोथर्मिक है। कितना वैल्यू है उसको मैं लिख नहीं रहा हूं, x। इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये जानना कि ये दो प्रोसेस ऐसे हैं जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और अपने आप हो रहे हैं। उसी तरीके से मैंने एक और रिएक्शन देखा जिसमें मैंने एसिड लिया, बेस लिया, एसिड और बेस लिया, इन दोनों का न्यूट्रलाइजेशन किया, मुझे सॉल्ट और वाटर बना। इस रिएक्शन का डेल्टा एच देखा माइनस में आया, -57 किलो जूल आया। लेकिन ये प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होता है। आप एसिड ले लो और बेस ले लो, अपने आप होता है। सॉल्ट और वाटर अपने आप बनता है, कुछ करना नहीं पड़ता आपको। अब ये तीन रिएक्शन आपने मैंने जो लिख के दिए हैं, ये रिएक्शन देख के spontaneity is not related to delta H. That means whether the process is spontaneous or not cannot be not related to delta H. डेल्टा एच देख के आप नहीं बता सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि डेल्टा एच पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एच निगेटिव है तो नॉन, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए आपको डेल्टा एच काम की नहीं है। डेल्टा एच पॉजिटिव निगेटिव देख के आप ये नहीं बता सकते हो कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। हमें ये देखना था कि क्या डेल्टा एच हमें हेल्प करेगा बताने के लिए, तो उसका जवाब है कि नो। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस डेल्टा एच से नहीं बता सकते। इज एवरीवन विथ मी? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? और इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स में एक नई प्रॉपर्टी का जन्म होता है और उस प्रॉपर्टी का नाम है एंट्रोपी। इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं एक नई प्रॉपर्टी जिसका नाम है एंट्रोपी, जिसका सिंबल है एस। ये एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी को एक शब्द में बोलते हैं, एंट्रोपी इज द रैंडमनेस और द डिसऑर्डर, रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। किसी सिस्टम के अंदर कितना डिसऑर्डर है, कितना रैंडमनेस है, उसको ही बोलते हैं एंट्रोपी। बस दो वर्ड्स का खेल है, रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। तो सबसे आसान एंट्रोपी का कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कि आप एक सॉलिड ले लो सिस्टम, एक सिस्टम लिक्विड ले लो और एक सिस्टम गैस का ले लो। एक सिस्टम सॉलिड का ले लिया, एक सिस्टम लिक्विड का ले लिया, एक सिस्टम गैस का ले लिया और तीनों को मैं कंपेयर करूंगा। आपको पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सिस्टम अगर है, you know in solid the molecules are arranged very nicely one after the other properly, एकदम बेहतरीन अरेंजमेंट होती है। जबकि लिक्विड में आप देखते हो अरेंजमेंट थोड़ी सी बिगड़ जाती है, मॉलिक्यूल थोड़े से एक दूसरे से दूर रहते हैं, थोड़ा मोशन करने की उनको जगह मिल जाती है। और गैसेस में तो क्या कहने, आवारा भौरे होले होले गाए और इधर उधर जाए। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस के सिस्टम को देख के
क्या लग रहा है तुमको? एंट्रोपी का मतलब क्या है? एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर। जरा अपने कमरे को देख लो, सब लोग अपने कमरे को जरा से घुमा के देखो। मेरा कमरा में देख रहा हूँ, मेरा टेबल देख रहा हूँ, थोड़ा सा डिसऑर्डर है, कुछ चीजें मेरी ऐसी इधर उधर पड़ी हुई है, लेकिन ओवरऑल ऑफिस ठीक है। ओवरऑल कोई पर्सन आएगा ऑफिस में तो बोलेगा ठीक है। और अगर मैं उसको पूछूंगा एंट्रोपी कितनी है मेरे ऑफिस की, एंट्रोपी कितनी है, तो बता सकता है कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। तो मुझे यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस में मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है और आपको मुझे जवाब देना है किसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा है, किसमें डिसऑर्डर सबसे ज्यादा है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। Which has the highest entropy? And all of you have given the right answer, so congratulations. That means you have understood my question and you have understood the concept. तो बहुत ही सिंपल है समझना कि एंट्रोपी सॉलिड्स में बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो मान ले सकते हैं इसको, इसमें है ही नहीं एंट्रोपी, क्योंकि इसमें हर सिस्टम से कोई एटम अपनी जगह से हिलता ही नहीं है, सब अपनी जगह पे एकदम स्थिर है। तो ये परफेक्ट सिस्टम है, इसमें रैंडमनेस है नहीं। जबकि गैस में आप देखेंगे एंट्रोपी काफी ज्यादा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, नॉट एट वन प्लेस। तो यहाँ पे आप ये समझ गए हो कि गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। एस में लिखता हूँ, एस ऑफ अ गैस इज मैक्सिमम more than S of liquid and more than S of solid। ये एंट्रोपी का रिलेशन आपको याद रखना है। एंट्रोपी सॉलिड की सबसे कम, गैस की सबसे ज्यादा, लिक्विड की उससे मीडियम। नोट कर लो। So the question will be on a process and the entropy change. So when I say entropy change, yeah, so entropy change की मैं बात करूंगा। एंट्रोपी चेंज मतलब डेल्टा एस। डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेल्टिंग ऑफ आइस में डेल्टा एस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपको बताना है। मेल्टिंग ऑफ आइस में डेल्टा एस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपको बताना है। वो गड़बड़ हो रहा है। Yes, most of the students are giving the right answer. Melting of ice में डेल्टा एस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? मोनिस, आशीर, आशिफा, झलक सब ने आंसर दिया, भूमिका ने आंसर दिया है। वेदांत चौधरी, मोनिस सब ने आंसर दिया, आशीर ने भी आंसर दिया है, समीक्षा ने भी आंसर दिया है, ईशा ने भी आंसर दिया है, और मरियम ने बोला है निगेटिव। मरियम ने बोला है निगेटिव।
Okay, let's understand. The answer is positive, of course. बहुत simple question था. It was not so tough, students. Melting of ice के अंदर आपको देखना था प्रोसेस कैसा है. देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस में वाटर सॉलिड होता है, बन जाता है लिक्विड. तो मेरा डेल्टा एस जो होगा वो होगा एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट की एंट्रोपी इसमें रिएक्टेंट की एंट्रोपी से ज्यादा है. प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा है, लिक्विड है, सॉलिड है, प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव. सो रिमेंबर व्हेन डेल्टा एस प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा रहती है तो डेल्टा एस पॉजिटिव आता है. ओके मरियम, आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट, वेपराइजेशन ऑफ वाटर. वेपराइजेशन ऑफ वाटर का प्रोसेस एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव? Once again, many students are giving the right answer. Just checking on how many are participating. Again, if you see, water vaporization means liquid becomes vapor. So delta S will be positive. Dissolution of sugar in water. Dissolution of sugar in water. डेल्टा एस पॉजिटिव या नेगेटिव? वेदांत अवेश राइट आंसर, नया राइट आंसर. झलक ने नेगेटिव बोला है. आपका सॉलिड आपने पानी में डाल दिया, सॉलिड का पानी में डालने के बाद डिसऑर्डर बढ़ गया या कम हो गया? सॉलिड गायब हो गया सॉल्यूशन में. सो द आंसर इज डिसऑर्डर बढ़ गया, स्प्रेड हो गया. वही शक्कर जो एक जगह पे थी अभी वो स्प्रेड हो गई पूरे पानी में, तो डिसऑर्डर बढ़ गया. डिसऑर्डर बढ़ गया. झलक, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर. हर्ष करनिया, सेमी सॉलिड में एंट्रोपी क्या रहेगी? सेमी सॉलिड, कौन सा सेमी सॉलिड बेटा? सेमी सॉलिड में क्या मतलब पूछ रहे हैं? एंट्रोपी क्या रहेगी सेमी सॉलिड में? ऑफ कोर्स सॉलिड से थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, सॉलिड से थोड़ी ज्यादा रहेगी, लिक्विड से थोड़ी कम रहेगी. और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. एंट्रोपी चेंज में किसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है? H2 मॉलिक्यूल मुकाबला H2 गैस मॉलिक्यूल या इसके डिसोसिएटेड दो हाइड्रोजन एटम्स? H2 मॉलिक्यूल साथ में, ये आपके मॉलिक्यूल है ये, और ये एटम्स अलग अलग है. किसमें एंट्रोपी ज्यादा, मॉलिक्यूल में या एटम में? वेदांत, निखिल, हर्ष, मोनिस एंड अंकिता. राइट आंसर्स. एवरीवन इज गिविंग राइट आंसर. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप समझ गए कंसेप्ट को. एटम्स में एंट्रोपी ज्यादा. ये साथ में है ना, बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड है तो ये दोनों साथ में रहेंगे.
ये डिसऑर्डर है, आवारा है। एंट्रोपी स्टूडेंट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ऐसे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका फॉर्मूला दो चीजें हैं, जल्दी से बता देता हूं मैं आपको। एंट्रोपी चेंज का संबंध, एंट्रोपी चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट सप्लाइड Q for a reversible process, that means for a process in which the heat exchange is allowed, and this can be easily understood, delta S is directly proportional to Q। मतलब मैं अगर किसी चीज को हीट ज्यादा सप्लाई करूंगा, यहाँ पे देखो एक सब्सटेंस ले लिया मैंने S, और इसके अंदर मैं दो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। मैं यहाँ पे कम हीट सप्लाई करता हूँ, समझो 50 किलो जूल हीट सप्लाई करता हूँ, यहाँ पे 100 किलो जूल हीट सप्लाई करता हूँ। क्या लगता है आपको डेल्टा एस किस में ज्यादा बदलेगा? डेल्टा एस किस में ज्यादा चेंज होगा? डेल्टा एस की वैल्यू किस में ज्यादा आएगी, किस में कम आएगी? फर्स्ट में या सेकेंड में? क्यों आसिफा, निखिल, क्यों सेकेंड में ज्यादा आएगी? आपने आंसर राइट दिया है, आपने आंसर राइट दिया है। उसका आंसर है क्यों? क्योंकि इसमें हीट सप्लाई ज्यादा है। इसका मतलब हीट सप्लाई ज्यादा करेंगे तो एंट्रोपी चेंज भी ज्यादा होगी। मैं आपको कभी भी बोलता हूँ, बच्चों को एग्जांपल देता हूँ, हीट का मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं इंसान के लिए पैसा। अगर किसी स्टूडेंट को पैसा ज्यादा दे दोगे तो वो घर पे बैठेगा क्या मोनीस? नहीं, उस दिन उसका बर्थडे नहीं रहेगा तो किसी दूसरे का मना लेगा, वो अपना नहीं तो दूसरे का मना लेगा, लेकिन पार्टी होके रहेगी, पार्टी अभी बाकी है। सो आई ऑलवेज, टेम्परेचर के मामले में अगर वैल्यू कम रहेगी ना, लोअर टेम्परेचर पे हमें एंट्रोपी चेंज के लिए ज्यादा पोटेंशियल होता है, बिकॉज एट लोअर टेम्परेचर द एंट्रोपी इज लोअर, है ना अवेश? अवेश बेटा ध्यान दो, थोड़ी देर के लिए ध्यान दो। लो टेम्परेचर पे कोई सिस्टम है और कोई टेम्परेचर हाई सिस्टम हाई टेम्परेचर पे है। फिर से एक बार ध्यान देना, एक सिस्टम है मेरा ए, एक मेरा सिस्टम लो टेम्परेचर पे है और एक मेरा सिस्टम हाई टेम्परेचर पे। आपको क्या लगता है दोनों में अगर मैं हीट सप्लाई सेम करता हूं, हीट सप्लाई अगर सेम करता हूं क्यू ई नाम से, पर्टिकुलर एक अमाउंट दोनों को सप्लाई करता हूं, किसमें डेल्टा एस अधिक होने वाला है? इसमें लो टेम्परेचर मतलब इसमें कम है ना, शुरुआत की एंट्रोपी कम है, यहाँ पे लेस है, इसलिए यहाँ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पे ऑलरेडी हाई है बच्चों, यहाँ पे तो पहले से उसकी एंट्रोपी ज्यादा है, तो पहले से एंट्रोपी ज्यादा रहेगी तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस आएगा। ये मैंने एग्जाम्पल दिया था मार्क्स के हिसाब से। 80% वाला स्टूडेंट 90 तक जाएगा, उसमें 10% का बदलाव आएगा, लेकिन 60% वाला अगर शुरू कर रहा है वो 30% तक का बदलाव ला सकता है। तो ये हायर वैल्यू वाले के लिए स्कोप कम रहता है और लोअर वाले के लिए ज्यादा रहता है। इसका मतलब दो लो टेम्परेचर का डेल्टा एस से रिलेशन है कि ज्यादा रहता है, यानी इनवर्स, यानी इनवर्स, यानी इनवर्स, यानी इनवर्स, इनवर्स। टेम्परेचर कम रहेगा